उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये जवानी है दीवानी मूवी का ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा। यकीन माने आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये डायलॉग सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया हो। आज अपने पूरी इमेजिनेशन को पंख लग जाने दीजिए। जो भी आज़ादी वर्ड से आप सोच सकते हैं, जो भी उससे फीलिंग आती है, उसको पूरी तरीके से महसूस करिए। नमस्ते, मैं राधिका आपकी होस्ट फिर प्रस्तुत हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण की श्रृंखला के एक नए अध्याय के साथ। आज जिस कपल को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, उनका पूरा रिलेशनशिप सिर्फ फ्रीडम पर ही आधारित है। तो आइए बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट की बहुत ही डायनामिक फुलटुशी चक्रवर्ती और विश्वजीत चक्रवर्ती जी का। तो इससे पहले कि हम आज अपना अध्याय शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि फुलटुशी और विश्वजीत कौन है ये हमारे सभी दर्शक जानें। तो फुलटुशी, शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा जन्म बंगाली फैमिली में हुआ और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, मैं मम्मी को देखती थी पूजा पाठ करते हुए, तो मैं उनके साथ साथ पूजा पाठ ज़रूर करती थी। लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर था, तो मैं सोचती थी अगर भगवान है तो वो कहाँ है और वो मेरी खुरापात को भी अगर देख सकते हैं क्या। तो ये मेरे साथ बहुत हमेशा होता रहता था। और उसके बाद मैंने फार्मेसी पढ़ाई की क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी और उस समय लगता था कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, ऐसा कहा जाता था। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या मैं कर सकती हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैंने फार्मेसी ज्वाइन किया और मेरे फादर, उनका सबसे पुराना हमारे वहाँ पे फार्मासिस्ट का स्टोर था और मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे। तो मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी जहाँ पे हम लोगों की सेवा, लोगों को मदद करना उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में। तो ये मेरे साथ बचपन से ही था, एक सर्विस करना, लेकिन सही तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद परेशान थी। और जब मेरी शादी हुई तब मैं ऑलरेडी एक वुंडेड वुमेन थी और मैं अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। बट एक जस्ट एम्प्टीनेस को भरने के लिए मैंने शादी किया और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी तब तक। तो शादी के बाद मुझे मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई, क्योंकि मैं उसके बाद ही स्पिरिचुअल जर्नी में आई। मेरा नाम विश्वजीत चक्रवर्ती है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनुष्य के रूप में हुआ और फिर जब मैं 2 वर्ष का था तब माता पिता यहाँ रायपुर आ गए। तब से हम लोग रायपुर में ही, आज 40 वर्ष हो चुके हैं हम लोग रायपुर में ही हैं। मेरी स्कूलिंग जो है होली क्रॉस से हुई और मैंने कॉमर्स में फिर ग्रेजुएशन किया। मैं बहुत अर्ली एज में जॉब की तरफ चले गया था। मैं फोटो जर्नलिस्ट था। उसके बाद मैंने अपना फैमिली का बिजनेस उसको संभाला। उसके बाद मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था, तो फुलटुशी के मोटिवेशन से फिर मैंने जो लोगों को मदद करना एक अलग तरीके से कि मैंने ट्रैवल एजेंसी चालू किया और उसमें मैं एक अच्छा कंसल्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ आज भी। और फुलटुशी के मोटिवेशन के कारण ही मैं अपना पूरा बिजनेस चेंज किया और ट्रैवल एजेंसी में आया। और 2004 तक मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, फिर मेरी शादी हो गई। बहुत धन्यवाद अपने इंट्रोडक्शन को इतना आनंदमय बनाने के लिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप दोनों मिले कैसे एक दूसरे से? मेरे ख्याल से इसका जवाब फुलटुशी ज़्यादा अच्छे से देगी। एक्चुअली मेरे ब्रदर मुझसे बड़े थे, तो उनकी शादी की तैयारी चल रही थी और हम लड़की ढूंढने निकले थे और रायपुर में मेरा जॉब था, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते थे। और इसी तरह हमें पता चला कि एक बंगाली फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली, जहाँ पे एक फीमेल अवेलेबल है फॉर गेटिंग मैरिड। तो मैं बोली चलो चलते हैं इनके यहाँ देखने। और मेरे फैमिली में मैं उस समय मैं ही सारे डिसीजंस लेती थी। तो इट हैपन कि मैं उनके घर गई और उनकी पूरी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली मैंने देखा और मैंने देखा अभी लड़की आएंगी, अभी लड़की आएंगी। तो इतने देर में ये बाहर निकले अचानक से। तो मैंने कहा आप यहाँ रहते हो? बोले हाँ। तो मुझे एक फर्स्ट अपीयरेंस में लगे शायद यहाँ काम वाम करते होंगे। तो मैंने बोला अपने घर वालों को बुलाओ। तो बोला घर वालों? मैं ही हूँ घर वाला। नहीं, आपके जो घर में रहते हो उनको बुलाओ करके, हमें आपसे घर वालों से मिलना है। तो वो एकदम ऐसे गुस्से में मुझे देखे, पता नहीं कैसी बात कर रही है, कुछ भी उन्होंने बोला और मैंने उत्तर इग्नोर कर दिया
क्योंकि मेरा एक इम्प्रेशन वही था कि अच्छा होगा, जैसे होते हैं ना पूरे बड़ी एक फैमिली है तो कोई केयर टेकर टाइप, क्योंकि उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था तो मुझे लगा शायद कोई बच्चे का देखभाल करने वाला ही होगा। तो ये पहला एक देख के फिर मैं अंदर चली गई। उसके बाद उनके घर वाले मुझसे बातचीत कर रहे थे और फिर मैंने देखा लड़की कब आएगी, ये लोग मेरे साथ ही बात किए जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि इनकी जो जिनके कारण हम आए थे देखने के लिए तो उनका एज ज़्यादा था, बट इनके फादर मेरी इंटरव्यू शुरू कर दिए और मैं इनको दूर से देख रही हूँ कि बच्चे को गोद लेके खड़े हैं और वो भी मुझे देख रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ यार इस घर में मतलब ये चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट डे भी उनके फादर ने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए, आप हमारा फैक्ट्री है यहाँ पे। तो जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो फिर इनको देखी, फिर मैंने कहा तुम यहाँ पे भी? तो बोला हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा मतलब यहाँ क्यों? बोला अरे ये भी मेरा ही है। मैंने कहा मतलब आप यहाँ पे भी हो वहाँ पे भी हो। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे ये बंदा इसी फैमिली का है। और मैं इंट्रोड्यूस तब तक नहीं हुई थी कि ये इस घर में ही रहते हैं और मुझे लग रहा था कि होगा कोई फैमिली मेम्बर, लेकिन ऐसा नहीं। तो फिर उनकी स्टार्टिंग शुरू हुई। वो मेरे बारे में वो बता सकते हैं कि क्या फील कर रहे थे, क्योंकि मुझे बताते थे कि काफ़ी एरोगेंसी दिखा तुम्हें, बट फिर भी वो मुझे मज़ा चखाने के लिए मुझसे कुछ बातें बताना शुरू कर रहे थे। यस। हाँ, फिर ऐसा हुआ, धीरे धीरे हमारी बातचीत चालू हुई। हमें थोड़ी सी पहले तो तकरार हुई, लेकिन उसके बाद एक दोस्ती भी। तो दोनों ने डिसाइड किया चलो थोड़ा सा दोस्ती करते हैं और एक दूसरे को कुछ कुछ हेल्प करने लगे। ये मेरा तो कभी कुछ काम में हेल्प कर देती थी, मैं ये एमआर थी तो इसके सबसे बड़ा इसका जो हेल्प था, इसका जो उस समय का ऑब्सेशन था वो एक्सेल फॉर्म फाइल भरना। इसमें मैं ठीक ठाक था, ये बिल्कुल ही जीरो थी। तो एक्सेल फाइल भरना, इसके रिपोर्ट्स बनाना, वो सब मैं कर दिया करता था। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई मेरे से, फिर नॉर्मली मेरे से बात करना चालू की। फिर हम एक दूसरे को अपना पास्ट भी अच्छे से शेयर करने लगे, जैसे एक दोस्त करते हैं, एक दूसरे को अपना अच्छा पास्ट वास्ट सारे चीज शेयर किए। और इस बीच में क्या हुआ कि हमारे घर वाले अगेंस्ट हो गए कि नहीं इनकी शादी नहीं करानी। तो हम फिर बोले कि नहीं क्यों नहीं करानी, हमको तो मेरे को करनी है तो इसी से करनी है। इसने बोला कि मेरे को करनी है तो इसी से करनी है। लेटर जैसे हम एक दूसरे के घर वालों का दिल जीतना चालू किए। मैं इसके पहले ब्रदर से चालू किया, फिर मैंने अपने सास का दिल जीता, फिर ससुर जी तो मेरे हमेशा करीब थे ही। वो आज नहीं रहे, लेकिन आज भी मेरे बहुत करीब है। और ये सब होते होते फिर एक हम शायद मार्च में मिले थे, शायद नहीं यकीनन मार्च में ही मिले थे। और जुलाई आते आते थे फिर हमारे घर वाले डिसाइड कर दिए, इसका बर्थडे आता है जुलाई में, तो इसके जस्ट बर्थडे के एक दिन बाद में हमारा सगाई का डिसीजन हुआ। तो फिर जुलाई में सगाई हो गया। फिर बाकी के जो दिसंबर तक का समय मेरी फियांसी बन के रही, वो भी हमारा बहुत गोल्डन पीरियड था। हमने बहुत काफ़ी समय अच्छा बिताया उस समय। इसके पुणे में एग्ज़ाम थे, वहाँ भी हम साथ गए और काफ़ी अच्छा समय बीता। फिर 8 दिसंबर 2004 को फाइनली हमारी फिर शादी हो गई। वाओ। मिलने के 9 महीने बाद हमारी शादी हुई। तो हमने बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना कि ठीक है आपका कोई भी पास्ट है, आपका कोई भी लाइफ में क्या आपका एम है। जब मैंने ये जाना कि ये फ़ोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, मतलब वो तो थे ही उस समय, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये जाना चाहते थे और साथ में होटल मैनेजमेंट इनका फेवरेट था। तो मुझे लगता था कि अरे, और क्योंकि उनकी फ़ोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद आती थी, तो क्योंकि मैं उस समय काफ़ी मोटी थी और डिप्रेशन में थी, तो मुझे काफ़ी अजीब सा फेस था, लेकिन फोटोग्राफी में मुझे मेरा फेस काफ़ी अच्छा आता था। तो मुझे लगता था कि ये बंदा अगर इस पे काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने एक दूसरे को वहाँ पे हेल्प करना चालू किया। और जैसे कि बताया कि मेरी कंप्यूटर की बिल्कुल उस समय नॉलेज नहीं थी, तो कंप्यूटर में मेल करना तक इन्होंने मुझे हेल्प किया कि कैसे हेल्प करना। और उस समय हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि मेरे कुछ अगर मैट्रिमोनियल से भी अगर आते थे कुछ, तो वो भी वही रिप्लाई करते थे कि चलो अभी भी देख लो, क्योंकि हम लोग फाइनली लास्ट में डिसाइड किए। लेकिन जब तक डिसाइड नहीं हो रहा था तब तक हम लोग एक दूसरे के मेल, मतलब मुझ पर वो मेल भी करते थे कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ, अगर कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम शादी कर सकते हो उससे। तो हम लोगों ने काफी टाइम लिया चीजों को समझने में। 4-5 महीने बीत गए हमें साथ एक दूसरे को जाने हुए। तब इसने एक दिन फुलटूशी ने क्वेश्चन किया कि हमारी तो कुछ भी आदतें नहीं मिलती, हम तो दोनों एकदम डिफरेंट है, अलग अलग है। मतलब आदतें जो है वो भाई बहनों की मिलती है, फ्रेंड्स की और बाकी लोग की नहीं, सिबलिंग्स की आदतें मिलती है।
तो भाई देख लो, आदतें नहीं मिलती उसके बाद भी मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमको अच्छा लगता हूँ कि नहीं, देखो अगर आप इन आदतों के साथ मैं अच्छा लगूं तो फिर सोच सकते हैं आगे। तो ये Yes. ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स डिफरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग सेम। एक दूसरे को अपने जैसे में ढालने से अच्छा आप एक दूसरे के जो डिफरेंसेस है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, वो ज्यादा जरूरी है। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग सा जर्नी था आप दोनों का मिलने का। तो अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये, जैसे आपने बोला कि आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी आप दोनों के बीच में, तो ये दोस्ती से शादी तक का सफर आप दोनों का कैसा था, थोड़ा उसके बारे में कुछ और बताइए हमें। ओके, जैसा कि बताया कि हमारे काफ़ी चैलेंजेस आने लगे जब हम लोग तैयार हुए। पहले तो हम तैयार नहीं थे क्योंकि हम दोनों ही अलग हम लोग का विचारधारा था। एक्चुअली मैंने जब इनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो बोले मैं शादी तो बस नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बताते थे कि मुझे लड़कियों के दिमाग लगता ही नहीं है कि लड़कियों में दिमाग होता है। मैंने कहा वाह, ये तो अजब गजब बात कर रहे हैं। तो किसी को लड़कियों का ये नहीं होता कि दिमाग ही नहीं होता, मतलब मेरा मैच नहीं करता उनसे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती लड़कियां, क्या बहुत दिमाग वाली रहती है, ऐसा नहीं है। तो ये कहते थे कि नहीं, मैं किसी से मैच ही नहीं कर सकता। तो मुझे लगता था हाँ ठीक है, बात तो होगी, चलो। तो फिर और मैं तो मुझे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन हमारे घर वाले उस समय चाहते थे कि ये लोग शादी कर लें। फिर जब धीरे धीरे हम लोग एग्री करने लगे तो घर वाले जब अगेंस्ट आने लगे तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर वाले चाहते क्या है। तो मतलब ईगो इतना ज़्यादा सब में था, तो हम लोग को लगा हमें अपनी ईगो ख़त्म करके हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे याद है मैं अलग से जहाँ रहती थी, वो कभी कभी वो आते थे वहाँ पे मेरे क्लास प्रोग्राम जो भी मेरे काम रहता था उसको करने। तो एकदम से छुप के आना और सारी चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं काम करके दिन भर मतलब रेस्ट ही चलता रहता था। तो आधे से ज़्यादा समय जब वो आते थे काम करते तो एक छुप के आना और सारी चीज़ें, फिर फैमिली वालों का एक प्रेशर कि क्यों ये बंदा क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और हम लोग बहुत सॉर्टेड थे कि शादी करनी है हम लोग को और घर वाले ज़रूर मानेंगे। तो जैसे मैंने इनकी दीदी से दोस्ती की, इन्होंने बोला मेरी दीदी को बस तुम यस कर दो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इनकी दीदी से मिलना, फिर दीदी और जीजा जी के घर जाके उनसे रिस्पेक्टफुली चीज़ों को मनवाना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बनती गई। और मैंने फिर इनके घर जाके खाना बनाना शुरू किया और मेरे ससुर जी मेरे उससे तो इम्प्रेस थे ही। बस ये था कि फैमिली वाइज कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। तो फिर ससुर जी ने देखा कि चलो ये जॉब भी करती है, काम भी कर लेती है और सबको मैनेज कर सकती है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार एक पूरी जॉइंट फैमिली को मैनेज करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैं ऑलरेडी न्यूक्लियर फैमिली से थी, तो मेरे लिए भी एक फ़न था सबके साथ मिलना, जेठानीज जेठ सबके साथ रहना। तो हमने उसको चैलेंज और उन सबके साथ पहले दोस्ती करना शुरू किया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरे ब्रदर के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए और घर परिवार में जब भी कुछ फंक्शंस होते थे तो हम लोग फिर आपस में मिलने लगे। और मेरे फादर इन लॉ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फेवर में थे और वो चाहते थे कि हम लोग मिल के अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर और अच्छे से हो। और हमारे खुद की फैक्ट्री थी तो वहाँ पे हम क्या अच्छे से कर सकते हैं। उनका विजन बहुत पहले से ही था कि यस आपको दोनों को मिलके आगे काम करना है, पूरे परिवार को आप लोगों को लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं फिर हम सब कुछ में फिट बैठते गए, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि हम एक साथ एक ही थाली पे खाना सारा चीज़। तो लोग हारने लगे कि चलो यार इनको तो साथ रख ही देते। और हम लोग बहुत रेबेलियस भी थे, हम बहुत सारे चीज़ों को, बिलीफ सिस्टम को हम लोग मानते नहीं थे। तो भी चीज़ें हमारी, क्योंकि जब मेरी शादी के समय हुई तो एक बंगाली फैमिली में जो टिपिकल जो रिलीजियस चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने हिसाब से करा, तो उसमें भी हमको सपोर्ट मिला, क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी थी। हम लोगों को जैसे हम हैं अंदर से वही चीज़ हम दिखाना चाहते थे। तो हमें दिक्कतें आई, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे हमारे हिसाब से बैठती गई। वाह, बहुत ही खूबसूरत जर्नी जितना आपने बताया। तो शादी के बाद अमूमन जैसे आपका जीवन शुरू हुआ, आप दोस्त हैं,
सब कुछ राजी खुशी हो गया, आपने अपनी शर्तों से ज़िंदगी जीना शुरू किया आप दोनों ने। तो शादी के बाद कोई ऐसे उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में जिसमें आप दोनों ने साथ डटकर उसका सामना किया? विश्वजीत, आपसे जानना चाहूँगी इसके बारे में। फुलटूशी ने हमेशा मेरे जो भी उतार चढ़ाव आए उसमें हमेशा साथ दिया है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरा बिजनेस जो चेंज करने में मोटिवेशन के पीछे ये थे कि मैं पूरे फैमिली बिजनेस में था, और वहाँ से मैं जो अपने लिए करना चाहता था उसको करने के लिए एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा था उसके पीछे, लेकिन फिर मोटिवेशन बन के फुलटूशी मेरे पीछे खड़े रही और साथ रही। और आज भी जो पिछला जो पेंडेमिक चालू हुआ, तो मेरा जो बिजनेस था सबसे हार्ड हिट इंडस्ट्री हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, लेकिन फुलटूशी एकदम मतलब दीवार बन के पीछे खड़े रही, वो मोटिवेटेड रखी। और हार मानने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, फाइटर हूँ, तो कुछ भी करूँगा। और फिर उस एक बिजनेस का मैंने अभी 3 बिजनेस सेटअप कर लिया है, वो सब के पीछे भी फुलटूशी का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। उतार चढ़ाव बहुत आए, ऐसे नहीं सबका लाइफ मैरिड लाइफ स्मूथली चलता है, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव तो बहुत ही ज़्यादा आए। 2004 में जब शादी हुई उसके बाद सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 2006-07 में एक ऐसा समय भी आया जब हम दोनों में छोटी छोटी बात में लड़ाई हो जाती थी। ये भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो कुछ भी बिना कारण के कई बार लड़ते थे, कई बार दूसरों के कारण लड़ते थे। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ एक हमने जो किया, हमें जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जो भी हुआ, विवाद हुए, हमने एक दूसरे से बात करना 1 घंटे भी बंद नहीं किया। ऐसा होता ही नहीं था कि अगर फुलटूशी ने रूठी हुई अभी ये बात नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा इरिटेट हो जाती, तो तुम मेरे से अभी तो लड़े हो, तुम बात क्यों कर रहे हो, मेरे को इरिटेट मत करो। वाला नहीं, मैं बात करना बंद नहीं कर सकता, बात तुमको करना पड़ेगा। तो वो एक था कि हम बात करना बंद नहीं करेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं जीवन में हमारे दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत आ जाता है। हम जो लड़ाई झगड़े करते हैं, ये सब करते हैं, वो सिर्फ अपने आपस में ही नहीं करते, हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद करते हैं। उसमें अगर आप अपने साथी के साथ, आपका जो जीवन साथी आपने चुना है, खासकर लड़कियों के लिए तो मुश्किल होता है, वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आपके पास आ जाती है, एक अनजान आदमी के पास आ जाती है, तो उसके लिए एक सपोर्ट वही आप ही हो उस समय। तो वो अगर आप उससे बात करना बंद कर दिए, उसको अकेले छोड़ दिए, तो फिर जो चीजें जो है वो बिगड़ना चालू हो जाती। तो उतार चढ़ाव आए, बहुत उतार चढ़ाव आए हमारे भी मैरिड लाइफ में, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे याद है मेरे अंदर एक बहुत डिप्रेशन आने लग गया था कि बेबी नहीं होना। वो मुझे लगता है एक फैमिली में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बट कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हाँ बेबी नहीं है। मतलब मेरे ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर था और फैमिलीज का प्रेशर था, लेकिन हम दोनों क्योंकि मेरे को लाइफ में ट्रैवल करना बहुत पसंद था, तो ये हर साल मुझे फॉरेन का ट्रिप्स करना, सारा चीज़ मेरा कंटिन्यू था कि कहीं से भी मैं खुश रहूं। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को बेबी चाहिए। तो ये हमेशा बोलते थे जो है तेरे पास तू उसको एंजॉय कर, तू क्यों जो नहीं है उसके पीछे क्यों कर रही है। तो उस बीच जब हमारा मिसकैरेज हुआ, इट वाज लाइक कि मतलब मैं तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, बट ही वाज लाइक कि इट्स ओके, हम जिंदा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बेबी नहीं हुआ या जो भी है तो इसमें इतना क्यों सीरियस होना, हम तो जिंदा है ना, तू मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक वो मिलता था। और मुझे याद है कि हमेशा ये चीज़ याद दिलाते थे कि आई एम इम्पॉर्टेंट, नॉट मतलब कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब इन्होंने मेरे को एक बार डायमंड रिंग गिफ्ट किया था, तो वो रिंग कहीं पे चली गई थी या घूम गया था, तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने बोला तू एक चीज़ के लिए इतना क्यों टेंशन ले रही है, वो कभी ना कभी आ ही जाएगा, तू जिंदा है, तू मेरे सामने है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो तब मैंने ये बंदे को समझा कि यार ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उतना वो नहीं है। और ऐसे ही एक और केस हुआ था जब हम फॉरेन गए थे और मैंने फॉरेन का टिकट घुमा दिया था, और उस समय ई टिकट्स नहीं होते थे, और उस समय मैं इतना रोई एयरपोर्ट में, कैसे होगा कैसे, क्योंकि मेरे अंदर ये टेंशन था इतने पैसे कैसे होगा और कैसे टिकट। फिर उन्होंने यही कहा कि शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे फिर कुछ दिन रह लेंगे, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने देखा कि अरे इतनी शांति से ये बंदा, मैंने तब तक मैं मेडिटेशन में नहीं थी उस समय, तो इन्होंने बोला कुछ पैसे ही खर्च होंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं शांत हुई और मैंने बोला अरे बाप रे, इतनी बड़ी मैंने ब्लंडर, एक्चुअली मैंने उन टिकट को फाड़ के फेंक दिया था ये सोच के कि ये वेस्ट है करके।
तो इतने बड़े बड़े सिचुएशंस भी आए, मिस कैरेज के बाद भी सबने मुझे कई बार ब्लेम किया कि आप जॉब में हो, आप अपना टाइम नहीं दे रहे हो, आप फैमिली को टाइम नहीं, बहुत सारे मेरे अंदर मेरे ऊपर ब्लेमिंग हुआ। तो मैं डिप्रेशन में बार बार जाती थी, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तेरे कारण ऐसा हो रहा है, तेरे को सोचना चाहिए। कभी इन्होंने ये हमेशा मेरे को हैप्पी रखना, कैसे मैं क्या चीज़ मुझे पसंद है उसको करना। हम लोग एवरी वीकेंड्स में बाहर घूमना, जैसा एक होता है कपल का कि कोई भी होटल्स ऐसा नहीं बचता था जहाँ हम जाते थे, और साथ में ट्रैवल करना। ट्रैवल हम लोग का पैशन था, और शायद वो पैशन आज इनका प्रोफेशन बना, तो वो मुझे बहुत खुशी देती है कि हर कपल को, जैसे हम यूरोप का ट्रिप जब गए तो वहाँ पे इतना मज़े से हम जी पा रहे थे, वो क्योंकि हमने उतना रिसर्च करा हुआ था, इन्होंने इतना रिसर्च किया हुआ था। तो ये सारा चीज़ मेरे लिए ही करते थे कि एटलीस्ट मैं खुश रहूँ, क्योंकि तब तक हमारी लाइफ में बेबी नहीं थी। तो मेरी लाइफ का तो एक एम था कि बस बच्चा ही चाहिए, और वो चीज़ नहीं हो रहा था, तो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था हमारे बीच। मैं अभी बस इतना बोल सकती हूँ कि मैं इतनी रोमांचित हो रही हूँ। आप दोनों ने इतने प्यारे तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन किया है, इतने अच्छे तरीके से, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, और मेरे दर्शक भी, हमारे दर्शक भी इस चीज़ से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि अगर दो लोगों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, इतनी प्यारी दोस्ती हो, तो क्या मुश्किल, क्या कोई कठिन समय, सब कुछ एकदम बिल्कुल जैसे गंगा में लहरें आती हैं ना, एकदम बिल्कुल स्मूथली सब कुछ ऐसे ही निकल जाता है। बहुत धन्यवाद इतने प्यारे तरीके से सब कुछ बताने के लिए। और इसी से मेरा नया प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने बताया आप दोनों ने मिसकैरेज भी साथ में फेस किए और बहुत सोसाइटी के ब्लेम भी लिए, और मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फुलटोशी ने नहीं, विश्वजीत ने भी ये ब्लेम्स लिए होंगे किसी ना किसी रूप में। तो आप दोनों ने बहुत मानसिक रूप से भी आप दोनों ने बहुत परेशानी सही इस पूरे एक पीरियड में। पर फिर आपकी लाइफ में शुभांगी आई, तो उस जर्नी के बारे में आप दोनों से जानना चाहूँगी मैं। यस, ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है। 2014 का स्टार्टिंग था, तब फुलटोशी ने मुझे न्यूज़ दिया। मुझे तो फिर से खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन पहले हालांकि जब हादसा हो चुका था तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखना चालू किया और ये चालू किया। और मैं फिर उस दिन का 30 सितंबर का इंतज़ार करते करते आखिर वो दिन आ ही गया। षष्ठी का दिन था, माता दुर्गा अपने पिता के घर आती है, तो वैसे ही मेरी बेटी फिर मेरे लाइफ में आ गई। और हाफ ईयरली क्लोजिंग भी था, अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो बोलूँ हाफ ईयरली क्लोजिंग था उस दिन, तो प्रॉफिट मेरे बैलेंस शीट में आ गया उस दिन। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि शुभांगी के 1 साल पहले तक हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल आ चुका था कि बस लग रहा था कि अब हम लोग को अलग होना है, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो और मैं तब तक ऑलरेडी मेडिटेशन में आ चुकी थी, और उन्होंने मुझे कह दिया था कि ठीक है, एक काम करते हैं कि तुझे अगर लगता है कि चलो हमें साथ नहीं रहना है, तो एक बार तुझे जाकर पुणे कम्यून में जाके कुछ दिन शांति से रह। क्योंकि कंसीव करने से पहले हम लोग के बीच इतने ज़्यादा खटास आ चुके थे कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थी, और मुझे जो एक ट्रॉमा था और सारी चीज़ें, अब लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता अच्छा मेरे साथ। तो फाइनली उन्होंने ये फिर से मुझे रिकमेंड किया कि जाओ और कुछ दिन रहो। तो मैं पुणे कम्यून गई, फिर मुझे जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिला, और उसके बाद जब मैंने PSSM से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि मैं तो बार बार भागने की स्थिति में थी कि बस नहीं हो पाएगा इस बंदे के साथ। लेकिन मुझे याद है 1 साल पहले शुभांगी को होने के पहले पत्री जी ने मुझे कहा था कि आप अगर घर पे नहीं रह सकते हो तो आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते हो। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि हम सोचते हैं कि मेडिटेशन में आ गए तो कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी चले जाओ, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे वो जो लर्निंग मिला, और वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने भी मुझे समझाया कि रोज़ तुमको हस्बैंड के साथ ही अच्छे से रहना है, तो ही तुम ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन को भी समझ पाओगे। तो जो मैंने चैलेंज लिया कि अगर मुझे हर कोई ये कह रहा है, और खासकर अगर पति जी मुझे कह रहे हैं
कि आपने अगर हस्बैंड के साथ नहीं रहना सीखा तो आप मेडिटेशन में कुछ भी नहीं सीखे हैं। तो इट वाज लाइक कि एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट। और कहीं ना कहीं शायद सबको पता ही था कि मेरे लाइफ में क्या मैंने लिखा है सोल प्लान। तो मैं 1 साल बाद जो मतलब जनवरी मंथ में मुझे समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो रही है मेरे साथ। और विद इन 4 मंथ जब मैं कंसीव करने के बाद मैं हिमालयस में गई तो ये इतने ज़्यादा केयर करते थे कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, और बट अंदर से मेरे को आता था कि नहीं मुझे जाना है हिमालयस। तो वहाँ पे भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया क्योंकि ये प्रीशियस प्रेगनेंसी थी। तो घर वाले बहुत केयरफुल हो गए और ये भी कि नहीं नहीं आप कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिफरेंट मोड में थी कि मुझे लगता था कि बस मैं मतलब एक नेचर में और ये एनवायरनमेंट में। तो उस समय अभी भी वैसे रायपुर में गर्मी रहती है तो मुझे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन एक ऐसा आया फील तो इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है। हमारी हमेशा यही बात होती है कि मतभेद होते हैं लेकिन जब मन की बात आती है तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो वो राजी नहीं हुए कि तुम 4th मंथ प्रेगनेंसी में कैसे हिमालयस जाओगे। फिर बोले कि अच्छा ठीक है देखो चाहिए तो तू जा सकती है। फिर मैं बोले कि बस तेरे साथ कोई होना चाहिए। इनका ऐसा है कि ये मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल नहीं किए, लेकिन मेरे साथ कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर हो जाता था और इसको वो सपोर्ट करते थे कि चलो ठीक है कोई तो है तेरे साथ। तो वो एक अमेजिंग पार्ट मेरे को लगता है कि अगर वाइफ अगर चाह रही है प्रेगनेंसी में भी वो जहाँ रहना चाहती है और वहाँ पे भी अगर आपको मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली मैं उस समय तक जॉब वगैरह छोड़ चुकी थी तो उस समय एक फाइनेंस का भी सपोर्ट रहता है और मेंटली कि हाँ ठीक है मैं हूँ। तो वो सपोर्ट भी उन्होंने देना शुरू किया 4th मंथ तक। और फिर मैं वापस आई और 9 मंथ में जब हम वापस मतलब बेबी शुभांगी आ रही थी तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे तो बस लड़की ही चाहिए। और जबकि होता बहुत ही अलग है कि नहीं अब बेटा चाहिए क्योंकि अब प्रीशियस है। तो हमें पता था कि एक ही होगी। तो मैं सोचती थी कि जो भी हो जाए, लेकिन उनको लगता नहीं मेरे को तो एक बच्ची फीमेल ही चाहिए ऐसा। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि ओ नो चलो इनको कैसे मैं खुश कर सकती हूँ। तो वो काफ़ी हमारे उस समय मस्ती वाले नोकझोंक होते रहते थे कि मेरी लाइफ में तुमसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगी वो मेरी बेटी होगी। और इसका एक और मज़ेदार बात बताऊँ, हमारे पास एक डॉल है। उस डॉल को हमने हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला तो वो उसका नाम भी रख चुके थे। तो बेटे के आने से 10 साल पहले से हमने बेटी, क्योंकि हमारी बेबी 10 साल बाद हुई, तो हमने शुभांगी का नाम 10 साल पहले ही रख लिया था। और उसके साथ भी हम लोग बिहेव करते थे एज इफ कि शी इज़ अलाइव। तो ये ना इनका ये नेचर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, बोलते हैं ना कि जो आप चाहते हो उसको जीना चालू करो। तो वो चीज़ हम हमेशा वैसे ही मस्ती में जीते थे। और जैसे कभी लड़ते भी थे तो शुभांगी देखो मम्मा क्या कर रही है, लाइक दैट। इनका ये एक बहुत ही अच्छा स्टाइल है जो अभी शुभांगी के अंदर भी वो चीज़ें आई। तो बर्थ के समय तो इट वाज लाइक कि अमेजिंग। मतलब क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा हल्ला किया कि बेटी हुई है। सारे हॉस्पिटल के लोग बोल रहे हैं कि बेटी होने पे इतनी खुशी कोई कर सकता है। सारे हॉस्पिटल वाले आश्चर्य थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यस जो अभी भी याद है वो नर्स और सब बाहर आ गए थे, सर बेटी हुई है। मला हाँ मुझे पता है तभी तो हल्ला कर रहा हूँ। यकीन मानिए अभी जो आपने जर्नी शेयर करी है मेरे पास कहने को शब्द नहीं है और मुझे अपने पूरे शरीर में रोंगटे महसूस हो रहे हैं। धन्यवाद ही बोल सकती हूँ बार बार कि इतनी सुंदर तरीके से आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो अब मेरा सवाल विश्वजीत से है। हम फुलटूशी की आध्यात्मिक जर्नी जानते हैं, उनकी यात्रा कैसी रही है, थोड़ा सा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थोड़ा रोशनी डालें। एक्चुअली अगर आध्यात्मिक जर्नी का अगर आप लोग बात करेंगे तो मेरा आध्यात्मिक जर्नी मुझे जो याद है मेरे दिमाग में, जब 3 साल का था मैं को ओशो के बारे में तब से पता चलना चालू हो गया था। और मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा हैबिट गिफ्ट किया था, वो था रीडिंग हैबिट। जब भी वो बाहर जाते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ किताब लेके आते थे। तो वो किताबों को पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे आना चालू हुआ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में ओशो के कॉलम्स पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। तो मैं जब धीरे धीरे 5 साल का होते गया तब मुझे कहीं ना कहीं से ओशो के लिटरेचर्स मिलना अपने आप चालू हो गया। और वो लिटरेचर्स तब पढ़ना और
मुझे लगता था कि मुझे जीवन में अगर मेरे कुछ भी क्वेश्चन है, जब मैं 5th में आ गया 6th में आ गया, तब तक मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन में कोई भी क्वेश्चन है उसका ओशो के पास आंसर कैसे है। फिर मैं किताबें अरेंज करना चालू किया। गुड़ियारी में कम्यून था, मैं वहाँ जाता था तो मुझे भगा देते थे बच्चे है करके, लेकिन फिर भी मैं बोलता था मुझे किताबें चाहिए। तो वहाँ पे एक स्वामी जी थे, वो मुझे किताबें दे देते, बोले कौन सी किताब चाहिए, किताब ले और जल्दी भाग करके किताब लेके मैं आ जाता था और पढ़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी के इतना नॉलेज कैसे है, इतनी सारी इतने विषयों पे बोलता है, जिस भी विषय के बारे में मुझे जानना रहता है इसके पास आंसर रहता है, क्या तरीका है करके। तो तब ओशो स्वयं बॉडी में थे और 1990 में उनका डेथ हुआ। तो मेरे जस्ट हम लोग का जहाँ पे मेरे पापा का ऑफिस था, उनके बगल में एक और सन्यासी, ओशो सन्यासी रहते थे, उनका डेयरी फार्म था। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, वो भी मुझे एकदम ओशो जैसे ही लगते थे। तो वो कम्यून में ओशो के बारे में फिर पढ़ना, और फिर जब मेरा एज हुआ तो मैं गया भी यहाँ पे रायपुर में कम्यून में, और डायनेमिक मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत करता था। और फिर मैंने अपने पापा को देखा, वो इतने कर्मठ थे कि मुझे लगा कि इस आदमी ने तो काम को ही मेडिटेशन बना लिया है। मतलब जो भी करते थे वो इतना उससे करते थे। मेडिटेशन क्या है, हम सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि कोई सोचता है कि मेडिटेशन ये है, कोई सोचता है मेडिटेशन ये है। हर चीज़ में मेडिटेशन है, दुनिया का हर चीज़ मेडिटेशन है। एक फार्मर अपना खेती कर रहा है, वो मेडिटेशन है। एक सिंगर अपना फ्लूट बजा रहा है, वो मेडिटेशन है। माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, वो एक मेडिटेशन है। हर काम में, दुनिया का हर काम मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है। आपको मालूम होगा कि हम जब बाहर जाते थे तो हमारे बड़े बोलते थे बेटा ध्यान से जाना। तो वो यही है, मतलब ध्यान हमारे लाइफ के हर चीज में, हम जो भी करते हैं अगर बेध्यानी में किए तो काम बिगड़ा। इसी तरह मेरी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई। ओशो में मुझे सब आंसर्स मिलते गए। और हालांकि अभी मैं उतना एक्टिव की किसी भी कम्युनिटी में किसी उसमें नहीं जाता। अभी मेरे आध्यात्मिक गुरु आप फुलटूशी को ही बोल सकते हैं कि वो है। तो इसी में मुझे हर काम में, हर लाइफ के हर चीज में मुझे मेडिटेशन दिखता है। मैं एक वैसा मेडिटेटर हूँ। अद्भुत। तो अभी ये समझ में आ गया कि इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे है आप दोनों के बीच में, और कैसे आपने हर कठिनाई को इतना जल्दी जल्दी पार कर लिया। तो मेरा इससे पहले कि हम अपने फन सेगमेंट पे जाएं, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने इस रिश्ते से जो इतना मजबूत है, जो इतना खूबसूरत है, उससे आपने क्या सीखा आप दोनों ने? मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये मुझे शुरू से ही एक खलील जिब्रान की एक बुक भी गिफ्ट किया था, द बिलवेड करके। तो मेरे तो वो सर के ऊपर से जाता था तब, और मुझे ये अलग ही दुनिया के लगते थे। तो जब मैं धीरे धीरे मैं मेडिटेशन में आई तो मैं उस किताब को तब समझ पाई, खलील जिब्रान को तब मैं समझ पाई। और ये जो कहते थे, ये इनका एक सेंटेंस हमेशा ही रहता था, आपको दीपो भाव। मैं अगर कुछ पूछती भी थी तो बोलते थे खुद जानो। फिर वो बिलवेड करके वो मुझे वहीं से मैं इनसे कभी पूछती थी कि तुमको मुझ में क्या अच्छी लगती चीज़ है, तो वो कहते थे कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम एक मेरी बिलवेड हो। और बिलवेड वाला कॉन्सेप्ट मुझे ओशो का भी समझ में आया, फिर खलील जिब्रान का भी, कि आप किसी से अगर प्यार करते हो तो आप उसको ओन करने की मत सोचो, आप उसको उसकी फ्लावरिंग में मदद करो। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव थी शादी के बाद से। बिफोर मेडिटेशन तक मैं हमेशा इनके, मतलब इवन आई वाज लाइक, फ़ोन चेक करने से लेके ये किससे ज़्यादा बात कर रही, इवन मेरी फ्रेंड से भी अगर ज़्यादा बात कर लेते तो मैं इतनी पॉजिटिव थी। कई बार तो इसके लिए भी लड़ाइयाँ हुई कि यार तू कैसी, मतलब मुझे अब हंसी आती है कि एक अगर वाइफ अगर इस टाइप से बिहेव करे तो वो हस्बैंड के साथ तो वाकई में लड़ाई होगी, क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी, खुद की इनसिक्योरिटी हम दूसरों पे थोपते हैं। तो वो चीज़ जब धीरे धीरे मैंने बुक का अंडरस्टैंड किया, और इन्होंने जिस कॉन्सेप्ट से मुझे डील किया, और मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की, मुझे पता था, लेकिन जब मैं लोगों को देखती थी ना कि उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं था। आप अपनी वाइफ के साथ अगर एक बिलवेड की तरह रहते हैं तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए। वाइफ आपकी इतनी बेस्ट फ्रेंड है जो आपसे कुछ भी शेयर कर सकती है। वो सारा, फिर उन्होंने मुझे एक बुक भी गिफ्ट करी थी, बीइंग इन लव बाय ओशो, बुक ऑफ वुमेन। वो सब मैं देखी, ये इंसान तो यही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये टेंशन नहीं होता था कि मैं कैसे इंसान के साथ हूँ। भले मेरे टेंशन्स मेरे खुद के पास थे, जब तक मैं नहीं जानती थी कि मुझे इसको बाहर कैसे आना है।
तो हर चीज़ एक प्रैक्टिकली तो मेरे को इनके साथ दिख ही रहा था। और मतलब आगे की जो भी चीज़ें इन्होंने अभी तक मेरे साथ रही हैं, पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि ये इतना एक्सेप्टेंस क्यों है इनके अंदर, लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि जब आप कोई भी पास्ट लाइफ से आप वो सारी चीज़ें कैरी करते हैं, तो इस लाइफ में भी अगर आप किसी मतलब जैसे मास्टर है ओशो, उनसे आप प्रभावित हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनके साथ रह चुके हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते उस चीज़ों को और उन चीज़ों को, और हम अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसके कारण जो कन्फ्लिक्ट थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम बहुत ही और बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। मेरा कहने का मतलब है कि एक मेरी फिलॉसफी है लाइफ की कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपको अपने लिए जो चाहिए वो आप दूसरे के लिए कीजिए। आपको अपने लिए फ्रीडम चाहिए, आप दूसरे को फ्रीडम चाहिए। आपको झगड़ा करना है तो दूसरे से झगड़ा कर लीजिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब आप जो दूसरे को देंगे वो आपको रिवर्स बैक आपको मिलना ही मिलना है। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार दीजिए। आपको नफरत चाहिए, आप नफरत दीजिए। तो इनको फ्रीडम चाहिए था, तो इन्होंने मुझे भी फ्रीडम दिया, बट येट कनेक्टेड। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और पूरी तरीके से एक दूसरे के फ्रीडम को, इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करते हुए और एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। या बेहद खूबसूरत, थैंक यू। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने बहुत ही फन सेगमेंट की ओर। हम बहुत एंजॉय करेंगे अभी और इस जर्नी को आपके साथ। तो हमारा पहला जो फन सेगमेंट है वो है यादों की बारात, जिसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आपको वो तस्वीरें देखनी है और हमें बताना है कि इस तस्वीर के साथ आपकी कौन सी मेमोरी जुड़ी है। तो इसी के साथ पहले देखते हैं हमारी पहली तस्वीर। ये मेरे डूम्सडे की तस्वीर है। इस दिन तक मैं बहुत खुश था। इस तस्वीर के बारे में? इस दिन तक मैं बहुत खुश था, फिर मेरी शादी हो गई। हाँ, और मुझे याद है इस दिन मैंने अपनी ही शादी में डांस भी किया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी खुशी का दिन है। इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तस्वीर के बारे में तो फुलटूसी ज्यादा बेहतर बताएगी। इस तस्वीर में मैं हमारी एंगेजमेंट की है, और मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट थी, और उस समय ऐसा हो रहा था कि लोग ढूंढ रहे थे दुल्हन कहाँ है, और जबकि मैं साथ में ही खड़ी थी तो सब सोच रहे थे अच्छा इतनी मोटी दुल्हन भी है क्या। तो ये बहुत ही फनी सा था, और हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि चलो यार फाइनली इतनी मोटी, और इससे भी तुम्हारी शादी हो सकती हो, लाइक दैट वी वर इन फन। ये हमारा एंगेजमेंट का फोटोग्राफ है। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये जंगल के हमारी कुछ यादें हैं। जो शादी के पहले तक मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफर था, शादी के बाद मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। तो फुलटूसी की फोटो खींचता था जंगल ले जाके। और मैंने करीब 12 या 13 सफारी किए हमने, लेकिन हमको शेर तो क्या कुत्ता भी नहीं दिखा जंगल में। काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन टाइम था हमारे। ये कान्हा किसली रायपुर के पास में ही है, 3 आवर्स। तो ये हमने काफ़ी अच्छे पल यहाँ पे थे, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा काम में बिजी रहते थे, फिर हम लोग को ये टाइम बहुत मज़ा आया। और ये फोटो जो है ये शुभांगी द्वारा लिया गया है। तो उस पता नहीं वो 3 साल की थी तब से इतना मेरा भारी कैमरा वो कैसे पकड़ लेती वो मैं भी नहीं जानता। इस तस्वीर के बारे में आपको क्या कहना है? सिर्फ वाव बोल सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है। रो दूंगा नहीं तो मैं एनेस्थेसिया में थोड़ा इधर उधर चल रहा था, इधर मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस, बट लग रहा था कि कुछ तो भी नया हो गया हमारे साथ, और अब फाइटिंग कम हो गई है, अब सब बढ़िया रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ फील आ रहा था। इस फोटो के बारे में आपको क्या कहना है? ये मेरा पूरा बच्चा पार्टी है। मुझे फुलटूसी को मेडिटेशन जब से आई है तब से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कि मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए। एक चाहिए था, मुझे हजारों मिल गए। हाँ, मेरे टीम के साथ भी ये इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मेरे सारे टीम मेंबर्स इनके फेवर में चले जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ अरे तुम लोग मेरे साथ वाले हो, इनके इधर पे क्यों जा रहे हो। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो मस्ती और फन के लिए सारे हमारे टीम मेंबर्स विश्वजीत को बहुत याद रखते हैं, और बहुत सारे समय में इन लोग आपस में बहुत मस्ती करते हैं। कई बार मुझे भी एक्सक्लूड कर देते हैं, और वो लोग बोल भी देते हैं अगर सर से मिलना है तो मैडम बताओ, अब भी आते हैं।
तो ये थोड़ा सा कई बार मेरे लिए जेलसी का विषय रहता है। बहुत ही क्यूटली आप लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ आपने बताया, थैंक यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पीएमसी के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा है और उनके आंसर्स पसंद आए तो अभी कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। तो अब इसको हम थोड़ा और फन बना रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, रैपिड फायर राउंड है हमारा। मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। जो भी पहले बोले दोनों आंसर भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे है, आपका साथ में आखिरी वेकेशन? को लास्ट ईयर लॉकडाउन। वाओ, ओके। आपकी साथ में आखिरी मूवी? तानाजी। नेटफ्लिक्स पे देखा? राइट? तानाजी आखिरी मूवी अच्छा, में देखते हैं। तानाजी, हाँ सही है। ओके। आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? बेबीलोन। वाओ, ओके। अब ये क्वेश्चन मेरा विश्वजीत से है। तो जब भी आपको फुलटूशी ये बताती हैं कि अब वो अपने नेक्स्ट ध्यान की यात्रा के लिए जा रही हैं, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? वाओ, लेकिन एक दुख ये होता है कि अब शुभांगी भी साथ चले जाती है, तो एक थोड़ा सा वो ब्लैंक रह जाता है। नहीं तो पूरा सारा जितना दिन ये नहीं आती वो ही रहता है। That's really cute actually. ओके, तो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो फुलटूशी से है। फुलटूशी, अगर विश्वजीत की कोई एक विश लिस्ट होती तो आपको क्या लगता है कि उनका पहला, उसमें जो सबसे पहला विश लिस्ट में विश होती वो क्या होती? हाँ, वो वर्ल्ड इंटरनेशनल शेफ बन जाते। वाओ, ये सही है? बिल्कुल सही। सुपर। ओके, तो हमारा रैपिड फायर राउंड का आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना कैसे पसंद है? हम लोग मूवी और नेचर में ट्रिप्स, ट्रैवलिंग हम लोगों को बहुत पसंद है। वाह, बड़े ही उम्दा तरीके से आपने सारे प्रश्नों का इतने अच्छे से जवाब दिया। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, हर और हिम, यानी कि आप या आप। तो इसमें क्या होगा, मैं आप दोनों से क्वेश्चन पूछूंगी और आपको एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करके बताना है कि वो कौन करता है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, कौन अच्छा बावर्ची है? कौन ज्यादा बिंदास है? ज्यादा नखरे कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचरस ज्यादा कौन है? ओके, बुक्स पढ़ने का शौक ज्यादा किसको है? ओके, और आखिरी क्वेश्चन, ध्यान करना किसको ज्यादा पसंद है? वाओ, थैंक यू फॉर दिस। तो अब इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट पे, आखिरी फन सेगमेंट पे जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक शब्द दूंगी और आपको उस एक शब्द को एक ही शब्द या फिर एक सेंटेंस में बताना है। तो पहला शब्द आपका है प्रेम। फ्रीडम। समर्पण। आपका नेक्स्ट वर्ड है ओशो। वास्टनेस। मिस्टिक। आपका अगला शब्द है वननेस या एकता। अनेकता में एकता। PSSM। तो आपका अगला शब्द है दोस्ती। हम दोनों सही है। वाओ, और आपका आखिरी शब्द है आज का पत्री जी। बंसी वाले बूढ़े बाबा। एवरीथिंग, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, फॉर मी ही इज एवरीथिंग। मिस्टिक, सेम एज ओशो। सुपर सुपर, थैंक यू इतने अमेजिंगली, इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और इससे पहले कि आज हम सबसे अलविदा लें, उससे पहले मैं 2 प्रश्न और आपसे करना चाहूँगी। आपका पहला प्रश्न ये है, आप दोनों के लिए है कि पत्री जी और ओशो का आप दोनों की लाइफ में क्या रोल रहा है, किस तरीके से उसको आप डिस्क्राइब करोगे? मैं ओशो को सुनती थी, ये जब टॉक्स लगाते थे, और इनको मैंने देखा, और ओशो ने जो भी एक पुरुष के लिए जो कहा, एक मैन कैसा होना चाहिए, तो ही इज़ लाइव एग्जाम्पल फॉर मी। क्योंकि मैं कोएड में पढ़ी हूँ, मैंने बहुत सारे मेल को देखा, लेकिन कभी भी
एग्जैक्टली जो ओशो का विजन था, एक नया मनुष्य कैसा होना चाहिए, जो भीतर से शांत और बाहर से डायनामिक, तो ये मैं विश्वजीत में वो चीज़ देख पाती हूँ। तो ओशो को जीते हुए मैंने विश्वजीत को देखा, और जब मेरी बारी आई तो मैं पत्री जी के गाइडलाइन में वो चीज़ों को समझ पाई PSSM से जुड़ने के बाद, कि घर परिवार सब कुछ लेकर चलना ही एक सही अध्यात्म है। और क्योंकि जो बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया था ओशो को, कि ओशो कहते हैं कि आपको आप फ्रीडम में रहिए, आप सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये शायद पति जी से मिलने के बाद मैंने जाना कि सब कुछ छोड़ के नहीं, सबको लेके, सब कुछ एक्सेप्टेंस मोड में रह के जीना। तो मुझे यहाँ पे समागम मिला इन सब चीज़ों का। पत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि फुलटूसी को जो एक गाइड मिला, फिलोसोफर मिला और गुरु मिला। गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फुलटूसी में जो चेंजेस आए, और आज जो शुभांगी में जो एक अलग जो सब बच्चों से वो अलग मेरे को दिखती है, और जो शांत रहती है, और उसका मतलब फुलटूसी में जो चेंजेस आए वो शुभांगी में दिखता है। और इसके लिए मैं पत्री जी का हमेशा जीवन भर आभारी रहूँगा। और फुलटूसी जो कार्य कर रही है, पत्री जी के कार्य को आगे बढ़ा रही है, ध्यान के कार्य को आगे बढ़ा रही है, ईश्वर करे और उसको उसमें पूरी तरह सफलता मिले। और मानव जाति के सेवा के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि सबको ध्यानी बनाए। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने उद्देश्य में एक दिन सफल हो जाएगी, कि सारे लोग ध्यानी हो जाएंगे। और PSSM और पत्री जी का मैं हमेशा जीवन भर आभारी रहूँगा। ओशो के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा, तो जितने ओशो ने प्रवचन दिए, जितना उन्होंने बोला है, मैं उनके बारे में उतना बोल सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ ही शब्दों में बोलूँगा कि एक मिसअंडरस्टूड मिस्टेक रहे हैं, लोगों ने उन्हें बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड जिन्होंने अंडरस्टैंड किया उन्होंने उनसे बहुत कुछ पाया है। तो बहुत ही अच्छे मिस्टेक थे वो एक इसमें। और आज मैं पत्री जी को सेम मैं ओशो के जगह पे मैं उनको देखता हूँ। लिविंग ओशो आज के डेट में वही है। वाह, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच आप दोनों को इतने अच्छे से सब कुछ बताने के लिए। और इसी के साथ मेरा आखिरी प्रश्न नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इंडिविजुअली हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि संसार में निर्वाण कैसे कैसे पाया जा सकता है, क्या है संसार में निर्वाण, क्या मैसेज है आपका सभी के लिए आज? शादी कर लीजिए, फिर आपको निर्वाण की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलेगा। यस, संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए हम अध्यात्म को भी पा सकते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप संसार को छोड़ दें, या हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जो भी है सब चीज़ को यस है, कुछ भी ना नहीं है अध्यात्म में। तो ये मेरा मैसेज सभी के लिए, और ख़ासकर हस्बैंड वाइफ के लिए, कि आप एक दोस्त बने, आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना, और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करना, सही संसार में जीना है। और तभी होगा जब हम अध्यात्म को जानेंगे, हम अपने आप को जानेंगे। वाह, विश्वजीत आप क्या कहना चाहेंगे? विवाह तो निर्वाण का सबसे पहला रास्ता है, मैंने बता ही चुका है। बाकी मैंने जैसे आप पहले भी मैं इसका व्याख्यान दे चुका हूँ कि आप ध्यानी मतलब आप ध्यान को काम मत बनाइए, आप काम को ध्यान बना लीजिए। आप अपने लाइफ को ध्यान बना लीजिए, ध्यान को लाइफ मत बनाइए, आप लाइफ को ध्यान बना लीजिए। ध्यान करते करते जैसे सभी गुरु कहते हैं कि ध्यान में इतने डूब जाइए कि आप ही ध्यान हो जाए, ध्यान में पूरी तरह समाहित हो जाइए। कहते हैं ना, नाचते नाचते नटराज हो जाइए, तो वैसा ही है। आप अपने लाइफ को मेडिटेशन बना लीजिए, मेडिटेशन को लाइफ मत बनाइए, आप अपने लाइफ को ही मेडिटेशन बना लीजिए। बहुत ही उम्दा, धन्यवाद। इतने खूबसूरत तरीके से आपने हमें मैसेज दिया, हमारे सभी दर्शकों को मैसेज दिया। इससे पहले मैं सभी से विदा लूँ, हम सभी लोग शुभांगी से मिलना चाहेंगे जाने से पहले। ये शुभांगी। हाय शुभांगी। हाय।
आप ना सारे हमारे पीएमसी के व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो? अपना एक मैसेज दो ना हम सबको। मैं चाहती हूँ सब पेरेंट्स और बच्चे ध्यान करें। वाओ, बहुत थैंक यू शुभांगी, थैंक यू विश्वजीत, थैंक यू फुलटूशी आने के लिए आज हमारे बीच। थैंक यू राधिका, थैंक यू पीएमसी हिंदी। फिर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया विश्वजीत जी का और फुलटूशी जी का हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए, इस अध्याय को इतना एंजॉयबल और इतना सुंदर बनाने के लिए, हमें शुभांगी से मिलवाने के लिए। तो हमारे पीएमसी के जो दर्शक हैं उनको ये ज़रूर से समझ में आया होगा कि मैंने क्यों ये जवानी है दीवानी वाला डायलॉग ये बोला था कि इन पर बहुत जचता है। तो बस इतनी ही आशा है कि आपने आज इनसे जो भी सीखा उसको अपने जीवन में ज़रूर लाने का कोशिश करें, उसको अपने जीवन में भी उकेरें। दोस्ती वाकई में क्या होती है उसको समझें, क्योंकि अगर आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो अच्छे पार्टनर भी नहीं बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, पर अलविदा लेने से पहले ध्यान दिलाऊंगी कि पीएमसी हिंदी को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उस पर कमेंट करिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। आपके प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता रहेगा। नमस्ते।